चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। बैठाइए हो। जिसको जगह नहीं मिला उसको बैठाइए। बैठाइए, जगह खोज खोज के बैठाइए। सुनिए। रुकिए न, रखिए न, बाद में देखेंगे। अभी आए हैं, रुकिए ना भक्त। पढ़ते हैं पहले से। पहले से पढ़ते हैं कि नया नया आया है? नया नया आया है तो थोड़ा दिन वेट कीजिए। थोड़ा दिन रुकिए। ठीक है। नीचे वाला गर्ल्स रूम में बैठे हैं। गर्ल्स कॉमन रूम में। रोहित जायसवाल। लेकिन प्रभु सर का लाइव चल रहा है। अब सुनिए। सबसे पहले तो बैठाइए। जहां पे जगह मिल रहा है वहां पे बैठाइए। अब परेशान मत होइएगा, आप लोग, जगह मिलेगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा। जगह मिलेगा। देखिए, ऊपर वाला क्लास में सब खड़ा है सर। अच्छा। अच्छा ठीक है। पर सीट नहीं मिल रहा है, सब खड़ा है। सब काहे खड़ा है? तो बेंच डेस्क पे बैठे ना हैं आप क्या? बेंच डेस्क पे बैठ जाइए। देखिए, जगह खोज खोज के बैठाइए। बैठाइए, जगह खोज खोज के बैठाइए सबको। और 50 से 60 बच्चा खड़ा है। ओ, सब बोल रहे थे। 50 से 60 बच्चा तो बैठिए जाएगा आराम से, कहीं ना। 40 के अप्रोक्स स्टैंडिंग मोड में है। बैठाइए हो। इसी में तो 40 को हट जाएगा। ना ना ना। जाने में फिर दिक्कत ना हो जाएगा। ऊपर में गैदरिंग हो गया है। अरे स्टाफ सब कहाँ है जी? आप लोग जाइए ऊपर में, देखिए जो खड़ा है उसको बैठाइए। क्या कर रहे हैं? ऊपर में जाइए। ऊपर जाइए स्टाफ सब। यहाँ पर और जो है कोचिंग का स्टाफ सब, एक आध गो को यहाँ भेज दीजिए, एक आध गो को ऊपर में भेजिए। हे, बोलो। जो बोनसर सब है वो सबको भी देखेगा, अपना संभालेगा, क्लास संभालेगा। जाके बोलो नहीं यार, तुम क्या कर रहा है यहाँ पे? कहिएगा, जाकर के एडजस्ट करवाइए ऊपर नीचे कहीं पर भी। सब क्लासरूम में रहेगा आदमी एगो। तब और सब क्या हाल चाल है? ठीक है। अरे जल्दी ये करवा रहे हैं। हल्ला मत कीजिए। हाँ, नया वाला क्वेश्चन बैंक करना जरूरी है, क्योंकि पुराना वाला क्वेश्चन बैंक में 18 या 19 18 सेट था। 18 सेट था। और नया वाला में 7 सेट बढ़ा है। पूरा अपडेटेड है। समझ गए? तो इसी वजह से जो है।
बैठा रहा है, परेशान मत होइए आप लोग। क्लास शुरू हो गया है वहां पे बिहार एसआई बैच में। यहाँ पे कमेंट कर रहा है, आप बैच कौन कर रहे हैं महाराज? हो गया है शुरू, अभी हुआ है तुरंत। आज हम ही थोड़ा लेट से छोड़े हैं, 5:20-25 में तो हम ही वहां से छोड़ के आए हैं। बिठाया जी सबको है, 20-25 को। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा। तो टूल है, एगो टूल दीजिए ना। दूगो है, दूगो का है बैठल है महाराज? किसी को एको गो नहीं, किसी कोई दूगो। ऊपर में स्टाफ है ना, ऊपर में कहिएगा किसी एगो स्टाफ को रहने के लिए, एगो दूगो तीन गो स्टाफ है, कहिए रहने के लिए। चलिए आइए अब सुनिए, थोड़ा सा समझिए। देखिए, जो कमेंट हटा दीजिए अब यहां से। जो एकदम न्यू छात्र हैं, जो पुराने पढ़ रहे हैं उनको तो पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो एकदम न्यू छात्र हैं, आपका आज से क्लास शुरू हो रहा है। अभी जो है इस बैच में हम आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा रहे हैं, और आधुनिक भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहे हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन में हम आपको जो है पढ़ा रहे थे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद के घटनाओं को पढ़ेंगे। मतलब आप मान के चलिए 15 के आसपास क्लास और लगेगा आधुनिक भारतीय इतिहास को खत्म करने में। और इसके बाद यहां पर एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। और बिट्टू सर जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्या चैप्टर हुआ है? 2 चैप्टर हुआ है, तीसरा चैप्टर शुरू होगा। खत्म हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, तो आपको आज से क्लास कंटिन्यू करना है। हमारा भी, बिट्टू झा सर का भी, दोनों क्लास कंटिन्यू करना है। ठीक है? और आपको इतिहास में हर कुछ समझ में आएगा। भले इतिहास लास्ट होने जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और नए विद्यार्थी को लगे इतिहास खत्म होने जा रहा है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को पढ़ाएंगे हम।
ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो आप लोग आज से क्लास कंटिन्यू कीजिए, बीच में है कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब आपके बैच में नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो हम सिलेबस सब चीज डिस्कस कर देंगे। जब शुरू करेंगे तो कोई हमको याद दिला दीजिएगा, हम भुलक्कर हैं, थोड़ा भूल जाते हैं, बोल देते हैं बहुत कुछ, बाद में पता चलता है हम अपने भूल के बैठे हुए हैं, समझे। तो थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा आप लोग, समझे। तो जब नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो वहां पर जो है हम आपको बतलाएंगे जीएस को लेकर के क्या है नहीं है, थोड़ा सा यहां पर संक्षेप में, वहां पर विस्तार पूर्वक बता देंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा संक्षेप में जीएस को लेकर के जो है जानकारी दे रहे हैं, आप उसको सुनिए। और आप जहां से पढ़ना शुरू किए हैं वहीं पर आकर आपका खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री शुरू ही हुआ है, 2 चैप्टर हुआ है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। मेन चैप्टर 9, 10, 11 है, जो 2 चैप्टर हो गया है वो हम प्रयास करेंगे बैकअप क्लास लगवा करके आपका जो है करवा दे। और आगे हमारा तो नया सब्जेक्ट शुरू होगा, वहां तो शुरू से पढ़वे कीजिएगा, लेकिन 5-10 दिन जो है टीचर के नए स्टूडेंट के लिए 5-10 दिन टीचर के लैंग्वेज को समझने में भी लग जाता है। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते पढ़ते आप हमको पूरी तरीका से समझ जाइएगा, तो फिर नया सब्जेक्ट में जो है एकदम मजे में पढ़िएगा, समझ गए। तो जीएस को लेकर थोड़ा हम आपको जानकारी दे रहे हैं, समझिएगा। देखिए, बिहार में जो एग्जाम हो रहा है बीपीएससी का, बिहार एसआई का, बिहार एसएससी का, बिहार पुलिस का, या बिहार के भीतर होने वाले अन्य कोई भी एग्जाम, उसमें जो जीएस पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी, लगभग जीएस आधारित एग्जाम है, लगभग जीएस आधारित एग्जाम है। और बीपीएससी में अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको प्रीलिम्स में काम आ जाएगा, और आंसर राइटिंग प्रोग्राम जब चलाएंगे तो वो आपके मेंस के लिए काम आ जाएगा, वो आपके मेंस के लिए काम आ जाएगा। तो जो यह बैच है 5:30 से 7, आज हम थोड़ा लेट आए हैं, थोड़ा पिछला वाला बैच थोड़ा लेट से छोड़े, आने में थोड़ा लेट हो गया। तो इसमें अभी प्रीलिम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे जो है जो स्पेशल बीपीएससी ही करना चाहते हैं, एकदम जिसका सपना है 100% बीपीएससी, इसी बैच के टाइम को एक्सटेंड करेंगे। जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं वो अपना एक बैच करके चल जाइएगा, बीच में 10-15 मिनट का गैप देंगे, उसके बाद मेंस का क्लास जो है इसी बैच में शुरू होगा। और मेंस क्वेश्चन राइटिंग करवाएंगे। और देखिए, क्वेश्चन राइटिंग आप कब कर पाएंगे? जैसे मान लिया जाए कि अकबर के मनसबदारी प्रथा के विषय में लिखना है, तो अकबर के मनसबदारी प्रथा को आप अच्छे से जानेंगे तब आप लिख पाएंगे। आप अच्छे से जानेंगे, वो चीज आपको याद रहेगा, तब आप लिख पाएंगे। और अगर आप नहीं जानेंगे तो कहां से लिख पाएंगे? तो पहले समझना है हर चीज को, और कुछ किताब पढ़ना है, किताब पढ़ना है। देखिए, किताब पढ़ने से जानते हैं इंसान थिंकिंग क्रिएचर का बनता है, मतलब उसमें क्रिएटिविटी आता है, मतलब वो सोचना प्रारंभ करता है, और एक अधिकारी को सोच करके डिसीजन लेना होता है। तो बीपीएससी का एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, मतलब आपका लक्ष्य है क्या? तो आपका लक्ष्य है अधिकारी बनना, और अधिकारी डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के लिए थिंकिंग क्रिएचर का होना जरूरी है। और आप थिंकिंग क्रिएचर के तब बन पाएंगे जब आप किताब पढ़ेंगे।
और बेसिक बुक है एनसीईआरटी, जो बेसिक बुक एनसीईआरटी है उसको करना है। अगर आप सच में बीपीएससी का ख्वाब देख रहे हैं, सच में अगर आप बीपीएससी का ख्वाब देख रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा। सच में देख रहे हैं तो एनसीईआरटी करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी एक ऐसी पुस्तक है जिसको 4 बार पढ़िएगा ना, तब पर भी 5 बार पढ़िएगा तो नया फैक्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 6ठा बार भी पढ़िएगा तो उसमें कुछ ना कुछ नया फैक्ट आपको मिल जाएगा। और एनसीईआरटी की पुस्तक कोई एक स्कॉलर नहीं लिखे हैं, कई स्कॉलर मिल करके एनसीईआरटी की किताब को लिखे हैं, एनसीईआरटी किताब को तैयार किए हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना है। और जब नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो यही बैच आपका बीपीएससी प्री कम मेंस कम इंटरव्यू बैच बन जाएगा। जब नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे वहां पर बीपीएससी को लेकर के पूरा एक सेमिनार रखेंगे, बीपीएससी का स्ट्रेटजी बताएंगे। और हम बिट्टू झा सर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, और कुछ शिक्षक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपके साथ और भी जुड़ेंगे। कुछ टीचर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपके साथ और भी जुड़ेंगे। इंटरव्यू में कुछ टीचर आपके साथ और भी जुड़ेंगे। समझ गए? तो जिनको सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी करना है एक बैच करके चले जाना है 5 से 7, 5:30 से 7। और जिनको बीपीएससी मेंस करना है उनको 8:30 9 बजे तक जो है रुकना है। इसके बाद जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा। लेकिन जब नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे वहां से बीच से करेंगे ना तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। तो लेकिन जो नए लोग हैं, अब ये नहीं कि नया सब्जेक्ट शुरू होने का वेट करना है, नहीं। क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लीजिएगा, ज्ञान थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, तो इसमें घाटा थोड़े है जी, घाटा नहीं है, समझे। और जहां से पढ़ना आप शुरू करेंगे वहीं पर आकर आपका खत्म हो जाएगा। बीपीएससी त्रिस्तरीय एग्जाम है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, पूरा बीपीएससी का तैयारी करवाया जाएगा आपको इसी बैच के जरिए। इसके बाद दूसरा बिहार में बिहार एसआई है। बिहार एसआई तो लगभग जीएस आधारित ही एग्जाम है। प्रीलिम्स में 5-6 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और मेंस में 20 से 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग, बाद बाकी तो जीएस ही है। तो जो जीएस यहां पर पढ़ाया जाता है वो आपके लिए बिहार एसआई के लिए सफिशियंट है, बिहार एसएससी के लिए सफिशियंट है, बिहार पुलिस के लिए सफिशियंट है। और देखिए जीएस में जनरल स्टडीज, जीएस का मतलब यहां पर आप जनरल साइंस नहीं समझिएगा। जीएस का मतलब यहां पर समझना है आपको जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपको हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। फिर आपको बिहार आता है, करंट अफेयर आता है, ये सब कुछ आता है जीएस के अंतर्गत। और इन्हीं सब चीजों का मिक्स हो जाता है एस्थेटिक। एस्थेटिक कोई सब्जेक्ट ना है, सब सब्जेक्ट का मिक्स है एस्थेटिक्स, सब सब्जेक्ट का मिक्स है एस्थेटिक्स। समझ गए? तो जीएस में ये सब चीज होता है, ये सब सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे। और हर सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना है और समय आपको देना पड़ेगा। बिना समय दिए कुछ नहीं हो सकता है, समय देना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ने के लिए तो समय देना ही पड़ता है। और हम लोग जो है बोर्ड पीडीएफ लेकर के नहीं पढ़ाते हैं। अब बोर्ड पे सब पीडीएफ है, फलना है, चिलना है, ढकना है, फेंकना है, निकना है, वो सब करेंगे तो वो सब नहीं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। ठीक है? और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। पढ़ाए और संतुष्टि ना मिले तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग बीपीएससी का सपना देख रहे हैं वो तैयार हो जाएं। 15 से 20 दिन बाद पूरी तरीका से ये बैच बीपीएससी मोड में ऑन हो जाएगा।
जिनको बीपीएससी करना होगा वो 9 बजे तक बैठिएगा, जिनको नहीं करना है अपना एक क्लास करके निकल जाइएगा। जिनको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस करना है तो एक क्लास करके निकल जाइएगा। जिनको बीपीएससी करना है, अधिकारी बनना है, वो जो है 9 बजे तक बैठिएगा। एक क्लास के बाद मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम ही होगा। और जब ये शुरू होगा तो फिर वहां पर विस्तार पूर्वक बीपीएससी का एक ओपन सेमिनार रख देंगे, सब कुछ समझा बुझा देंगे, क्या है, कैसे हम लोग करवाएंगे, आपको क्या करना है। और एक बात याद रखिएगा, टीचर सिर्फ एक मार्गदर्शक होता है। टीचर के सिर्फ पढ़ा देने मात्र से या टीचर के पास सिर्फ पढ़ लेने मात्र से आपका रिजल्ट नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भ्रम में हैं, इस भ्रम से आप निकलिए। आपको मेहनत करना होगा। अगर टीचर के पढ़ा देने मात्र से रिजल्ट हो जाता तो एक ही टीचर से पढ़े सब लोग सफल हो जाते। और हर लोग सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर लोग टीचर के मार्गदर्शन को मान ही नहीं सकता है। तो इसलिए हर लोग सफल भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने दिलो दिमाग में इस बात को बैठाइए कि जो है हमको सफल होना है तो हमको मेहनत करना है। आप आज मेहनत कीजिए, कल मेहनत कीजिए, परसों मेहनत कीजिए, 6 महीना के बाद मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करना शुरू कीजिएगा तभी रिजल्ट होगा। आप मेहनत करना शुरू नहीं कीजिएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, एक बात आप जानिए, आप हमारा स्टेटमेंट नहीं है, अरस्तु का स्टेटमेंट है। अरस्तु जो अपने समय के सबसे बड़े विचारक, सबसे बड़े दार्शनिक, अरस्तु ने कहा है शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन उसका फल मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल उसका मीठा होता है। मतलब जब आप पढ़िएगा ना तो करेला के तरह जो है ना, जैसे करेला आपके प्लेट में आ जाता है, मन छिन्न भिन्न हो जाता है, खाए नहीं खाए, एक बार लिए बहुत तीता है, ठीक है, बहुत तीता नहीं, सॉरी, उसमें कड़वा है या जो भी स्वाद है करेला का, आप समझ पा रहे होंगे। तो कुछ लोग जो है करेला के भुजिया को कड़वा होते हुए भी मन मार के चबा के खा जाता है। वो चीनी जैसे बीमारी से बचा रहता है, वो नोचनी फोचनी जैसे बीमारी से बचा रहता है, समझ गए, उसको बहुत बीमारी नहीं होगा, समझे, और उसका जीवन बड़ी सुखमय होगा। वैसे ही जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा ना तो कुछ लोग तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जीवन बन गया तो फल तो मीठा हो गया। थोड़ा करेला का लिए फिर छोड़ दिए, मतलब थोड़ा पढ़े फिर छोड़ दिए, तो फिर कहां से सफलता मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो अरस्तु का स्टेटमेंट है, बड़ी शानदार स्टेटमेंट है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। तो थोड़ा सा शिक्षा जो है ना नीरस चीज है, इसमें कोई रस नहीं है। और जिस चीज में रस है वो चीज आपके जीवन को नहीं बना सकता है। जैसे चाय दुकान पर बैठ करके क्या सिगरेट, सुट्टा, हाँ सुट्टा, सुट्टा फूकने में रस है, मजा आता है, वो चीज आपके करियर को नहीं बना सकता, बना सकता है नहीं। तो शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और करेला को भी एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा, समझे। तो शिक्षा एक प्रकार से करेला के समान है, बहुत कम लोग ही खा के पचा देता है, और जो पचा दिया उसको दुनिया का कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकता। जो नहीं पचाया उनका तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए, जहां तक हम लोग पढ़े हैं, जो इस बैच से जुड़े पुराने लोग हैं और जो नए लोग हैं, सबके लिए सब चीज समझ में आएगा। देखिए, जो लास्टली हम आपको खत्म किए हैं असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, समझिएगा,
समझिए गुरुजी लोग, जिनका पहला क्लास में उनको भी समझ में आना चाहिए, गौर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, सब बात समझ में आएगा। देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ने लोगों के मन में एक उत्साह को भरा, लोगों के मन में अंग्रेजों के डर को समाप्त किया, और असहयोग आंदोलन ने लोगों को, असहयोग आंदोलन ने लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भाग लेने को लेकर प्रेरित किया। और आगे चलकर कई छोटे बड़े आंदोलन हुए जिसमें आम जनता ने पार्टिसिपेट किया, उसमें असहयोग आंदोलन का योगदान है। और हमने आपको बतलाया है कि असहयोग आंदोलन चोरी चोरा नामक हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। अहिंसा, अहिंसा, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा में विश्वास करते थे गांधी जी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, अहिंसा में, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, अहिंसा में। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे और असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड हो गया जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जो कि एक हिंसक घटना था। इसी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यह सब बात हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग समझिएगा। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था। अगर आपको याद हो तो चोरी चोरा कांड को लेकर गांधी जी पर अहमदाबाद सेशन कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ और फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह जो असहयोग आंदोलन का स्थगन और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी है, इन दोनों घटनाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक निराशा का भाव उत्पन्न कर दिया। और जब निराशा का भाव उत्पन्न हो गया तो कांग्रेस के लोग गांधी जी के अनुपस्थिति के वजह से 2 भागों में बट गए। कांग्रेस के लोग गांधी जी के अनुपस्थिति के वजह से 2 भागों में बट गए। कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग थे जो यह चाहते थे कि सिस्टम के भीतर घुसकर सिस्टम का विरोध करेंगे, और कांग्रेस के कुछ लोग यह चाहते थे कि सिस्टम के बाहर, जो लोग ये चाहते थे कि सिस्टम के बाहर से ही सिस्टम का विरोध करेंगे। ये अपरिवर्तनवादी थे, ये अपरिवर्तनवादी थे, अपरिवर्तनवादी थे। तो आप समझिएगा इस बात को कि असहयोग आंदोलन के पश्चात की घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं, और असहयोग आंदोलन के स्थगन और गांधी जी के गिरफ्तारी के वजह से जो निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था, और असहयोग आंदोलन के स्थगन होने की वजह से ही कांग्रेस के भीतर से ही कुछ लोग उठे और एक नए दल का गठन किया जिसे नाम दिया गया स्वराज्य पार्टी या स्वराज्य दल। स्वराज्य पार्टी या स्वराज्य दल। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के वजह से ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ। असहयोग आंदोलन के स्थगन यानी समाप्त होने के वजह से ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ।
अगर असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं होता तो स्वराज पार्टी का गठन नहीं होता। असहयोग आंदोलन के स्थगन होने के वजह से ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई है। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। आज इलाहाबाद को हम लोग कहते हैं प्रयागराज। आज इलाहाबाद को हम लोग क्या कहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिसे आज हम लोग प्रयागराज कहते हैं। यहीं पर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। यहीं पर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और इस स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी की स्थापना किया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, देखिए ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कांग्रेसी थे। कांग्रेसी थे। और जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे ना, तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन शुरू करने का विरोध इहो दोनों किए थे। ये दोनों भी किए थे। ये दोनों भी किए थे। लेकिन गांधी जी इन दोनों को मना लिए, अपने पक्ष में कर लिए। गांधी जी जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किए तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस खापरे, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने तो विरोध किया और कांग्रेस छोड़ भी दिया। ये दोनों लोग भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन चलाए जाने का विरोध किए थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन चलाए जाने का विरोध किया। लेकिन गांधी जी इन दोनों को मना लिए और कांग्रेस में इनको शामिल करके रखे। लेकिन आगे चलकर चोरी चोरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो उसका भी विरोध इन दोनों ने किया। उसका भी विरोध इन दोनों ने किया। तो असहयोग आंदोलन शुरू होने का विरोध भी इन दोनों ने किया। लेकिन बाद में गांधी जी मना लिए, फिर समर्थन में आ गए। लेकिन जब समाप्त हुआ तो उसका भी विरोध इन दोनों ने किया। और फिर इन दोनों ने कांग्रेस के भीतर ही एक नई राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया, जो राजनीतिक पार्टी है स्वराज पार्टी। और नाम ही है स्वराज पार्टी। तो इसका लक्ष्य था भारत को स्वराज दिलाना। भारत को स्वराज दिलाना मतलब भारत में भारतीयों के शासन को स्थापित करना। 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। 1947 से पहले अगर देखा जाए तो 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो 1947 से पहले जो भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर भारत में भारतीयों के शासन को स्थापित करना इस पार्टी का लक्ष्य था। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने और प्रथम महासचिव बने मोतीलाल नेहरू। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास और प्रथम महासचिव बने मोतीलाल नेहरू। और कांग्रेस के वैसे सदस्य जो स्वराज पार्टी को अपना समर्थन दिया, वही परिवर्तनवादी था। कांग्रेस के वैसे सदस्य जो स्वराज पार्टी को अपना समर्थन दिया, जो स्वराज पार्टी में विश्वास करता था, जो स्वराज पार्टी में विश्वास करता था, जो स्वराज पार्टी में विश्वास करता था, वही परिवर्तनवादी कहलाया। और स्वराज पार्टी के समर्थक सदस्य सिस्टम के भीतर घुसकर सिस्टम का विरोध करने में विश्वास करता था। अब जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं यहां पर। अन्ना हजारे एक आंदोलन किए थे।
उस आंदोलन में कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे लोग शामिल हुए थे। अन्ना हजारे आंदोलन के बाद अन्ना हजारे के समर्थक दो भागों में बट गए। अन्ना हजारे के समर्थकों में अरविंद केजरीवाल भी अन्ना हजारे आंदोलन से ही उठे हैं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, वर्तमान में जेल में बंद है। दिल्ली शराब घोटाला कांड में जो है उनका नाम आया है, जेल में बंद है। जांच चल रहा है, अब सच है झूठ है वो तो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। अभी कुछ भी टीका टिप्पणी करना सही ना है। तो अन्ना हजारे के समर्थक दो भागों में बट गए। कुछ समर्थकों का यह मानना था कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, चुनाव जीतकर सरकार बनाकर दिल्ली में भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ये हुए अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे के समर्थकों में अरविंद केजरीवाल और उनका गुट जो था वो इस बात में विश्वास करता था कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाग लेकर दिल्ली में सरकार का गठन कर दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। फिर अन्ना हजारे के समर्थकों में एक गुट ऐसा था जो बिना सरकार में शामिल हुए जो बिना सरकार में शामिल हुए दिल्ली से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता था। वे अन्ना हजारे के साथ रहे और जो सरकार बनाकर दिल्ली में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता तो वो अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए। वैसे ही देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी हम लोग कहते हैं, उस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव होने शुरू हुए। पहली बार केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव 1920 में हुआ, दूसरी बार केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव 1923 में हुआ, तीसरी बार 1926 में। जैसे आज लोकसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है, वैसे ही पहले केंद्रीय विधानमंडल होता था और केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर होते थे। जैसे आज लोकसभा है उसी प्रकार से उस समय केंद्रीय विधानमंडल हुआ करता था। जैसे आज लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है, वैसे ही पहले केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर होता था। पहली बार केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव 1920 में हुआ, दूसरी बार केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव 1923 में होना था। 1923 में 1923 में दूसरी बार केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव होना था। और जब दूसरी बार 1923 में केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव होना था तो उससे पहले 1922 में ही चोरी चोरा कांड हो गया था। गांधी जी जेल में बंद थे। और 1923 में जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो स्वराज पार्टी ने यह कहा कि 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेकर सिस्टम का अंग बनेंगे और सिस्टम का अंग बनकर के सिस्टम का विरोध करेंगे। मतलब केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव स्वराज पार्टी के लोग लड़ेंगे और चुनाव जीतकर केंद्रीय विधानमंडल का सदस्य बनकर अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। जो लोग इस बात को मानते थे वही स्वराज्यवादी हुए, वही परिवर्तनवादी हुए। और जो लोग इसके पक्षधर थे कि नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, जैसे अभी तक कांग्रेस बाहर से ही अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करता हुआ आया है, तो अब भी कांग्रेस बाहर से ही अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेगा।
जैसे राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी, ये सब लोग अपरिवर्तनवादी थे। ये लोग इस बात को मानते थे कि नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। बाहर से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, बाहर से ही अंग्रेजों का विरोध करते रहेंगे, बाहर से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, बाहर से अंग्रेजों का विरोध करते रहेंगे। तो कांग्रेस का एक धड़ा 1923 के केंद्रीय विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के पक्षधर थे, और दूसरा धड़ा चुनाव में भाग लेने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन फाइनली स्वराज पार्टी से जुड़े कांग्रेसी लोग, स्वराज पार्टी से जो जुड़ा था वो कांग्रेसीय था, यो दोनों पहले कांग्रेसीय था। सुभाष चंद्र बोस भी स्वराज पार्टी से जुड़े थे, वो भी कांग्रेसी थे। विठल भाई पटेल भी स्वराज पार्टी से जुड़े थे, वो भी कांग्रेसी थे। तो वैसे कांग्रेसी जो स्वराज पार्टी से जुड़े, वे लोग 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लिया। जैसे आज लोकसभा में 543 सदस्य है, वैसे केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीट हुआ करता था, 101। और कहा जाता है 101 सीटों पर कांग्रेस ने 101 सीटों पर स्वराज पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 42 सीट पर जीत मिली स्वराज पार्टी को। 42 सीट पर जीत मिली स्वराज पार्टी को। और 42 सीट पर जीत क्यों मिली पता है? कांग्रेस ने समर्थन दिया था चुनाव में। कांग्रेस ने 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी को समर्थन दिया था, और अगर कांग्रेस समर्थन नहीं देता तो इतना सीट नहीं जीत पाता स्वराज पार्टी। और अगर कांग्रेस समर्थन नहीं देता तो फिर से कांग्रेस में फूट पड़ जाती, तो कांग्रेस में फूट नहीं पड़े, इसी वजह से कांग्रेस ने 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी को समर्थन दिया, और समर्थन के वजह से ही, कांग्रेस के समर्थन के वजह से ही 42 सीट स्वराज पार्टी ने जीतने में सफलता हासिल किया। 42 सीट स्वराज पार्टी ने जीतने में सफलता हासिल किया। स्वराज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, स्वराज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। अब किस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है? एक तो पहली बात, इस आधार पर कह सकते हैं स्वराज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि स्वराज पार्टी के दबाव के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने मूडीमैन समिति का गठन किया। स्वराज पार्टी के दबाव के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने मूडीमैन कमिटी या समिति का गठन किया। मूडीमैन कमिटी या समिति का गठन किया। मूडीमैन समिति का गठन स्वराज पार्टी के दबाव के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने किया। अब सवाल यह उठता है कि मूडीमैन समिति का गठन क्यों किया? 1919 ईस्वी में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था वो भारत में लागू क्यों नहीं हुए हैं, इसकी जांच को लेकर मूडीमैन समिति का गठन स्वराजवादियों के दबाव में आकर ही अंग्रेजी सरकार ने किया। दूसरा, अगस्त घोषणा 1917 में आया है, अगर आपको स्मरण हो तो। और अगस्त घोषणा 1917 में अंग्रेजी सरकार ने यह कहा कि अंग्रेजी गवर्नमेंट धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन के गठन को लेकर प्रयास करेगा। और इसी अगस्त घोषणा की वजह से ना एनी बेसेंट अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली थी।
होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली थी। तो स्वराजवादियों ने ही या स्वराज पार्टी के लोगों ने ही अंग्रेजों को याद दिलाया, अंग्रेज भी भूल जाता था कि आप तो कहे थे कि धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करेंगे। तो स्वराजवादियों ने अंग्रेजों को याद दिला और कहा कि अगर आप चाहते हैं भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन हो तो गोलमेज सम्मेलन आयोजित कीजिए, जिस गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज भी होंगे शामिल और भारतीय भी शामिल होंगे, और एक टेबल पर बैठकर हम लोग बात करेंगे कि कैसे भारत में उत्तरदायी शासन का गठन पॉसिबल है, कैसे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन होगा, कैसे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन होगा, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। यह बात स्वराजवादियों ने ही अंग्रेजों को सुझाया। और 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव के अलावे जो लोकल स्तर पर स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो उसमें भी कांग्रेस को सफलता मिली। और जैसे नगर निगम का चुनाव होता है तो मेयर महापौर सब बनता है न हो, तो नगर निगम का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी कांग्रेस को बहुत शानदार सफलता हासिल हुआ। और कांग्रेस को शानदार सफलता हासिल होने के बाद 1923 में पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद बने थे, 1923 में अहमदाबाद के मेयर विठल भाई पटेल बने थे, 1923 में कोलकाता के मेयर सीआर दास बने थे, चितरंजन दास बने थे, 1923 में इलाहाबाद के मेयर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आगे चलकर जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पद का बड़ी महत्व होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का मॉनिटर होता है। जैसे क्लास है, क्लास में एक मॉनिटर होता है जो क्लास में चीजों को अच्छे से संचालित करता है, जो क्लास में चीजों को अच्छे से संचालित करता है। तो वैसे ही केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष 1925 में विठल भाई पटेल बना, विठल भाई पटेल। अब देखिए ये वही बात हुई, 1925 के समय भारत में राज है अंग्रेजों का और केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बन रहा है कोई एक भारतीय। बहुत बड़ी जीत थी भारतीयों की। यानी ये वही स्थिति हो गया, सत्ता में बीजेपी है और लोकसभा का अध्यक्ष कांग्रेसी है। पॉसिबल है? सत्ता में अगर बीजेपी है तो लोकसभा का अध्यक्ष भी बीजेपी ही होगा। ओम बिरला बीजेपी के मेंबर हैं जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन देखिए 1925 के समय सत्ता में अंग्रेज है लेकिन केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष विठल भाई पटेल बना। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय हुआ विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल। यह सब तो सफलता हुई, लेकिन आगे चलकर हुआ क्या जानते हैं? 1925 में स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता सीआर दास, चितरंजन दास का निधन हो गया। और जब चितरंजन दास का निधन हो गया ना, तो धीरे धीरे स्वराज पार्टी कमजोर होने लगा। और फिर आगे चलकर क्या है देखो जाकर के है ना, स्टाफ सब है ना जी, लाइट बंद हो गया, एलईडी। ओ आवाज जा रहा है ना? हाँ तो बता रहे थे, खत्म कर देते हैं। तो 1925 में सीआर दास के निधन होने के बाद, चितरंजन दास के निधन होने के बाद जो है स्वराज पार्टी का महत्व कम होने लगा। और फिर 1926 में 3 वर्ष के अंतराल पर जब केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव हुआ तो इस बार स्वराज पार्टी को सफलता नहीं मिली। और फिर आगे चलकर 1929 के लाहौर अधिवेशन में
पंडित नेहरू ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा कर दिया कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज है। और फिर 1930 में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को लेकर के सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुए। फिर स्वराज पार्टी का महत्व खत्म हो गया। स्वराज पार्टी का महत्व क्या हो गया? खत्म। समझे? तो असहयोग आंदोलन के स्थगन की वजह से ही जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो आइए अब लिखना है हम लोगों को। कॉपी पलटिए अपना अपना, कॉपी पलटिए, लिखाते हैं। आ गया? कितना देर पहले हुआ था? तुरंते हुआ था? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? विद्यार्थी हल्ला नहीं कर रहा था? ठीक, लिखिए तो गुरुजी लोग। लिखिए तो अब। लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा स्वराज्य पार्टी। हेडिंग मारिएगा स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी लिखिएगा। असहयोग आंदोलन के स्थगन होने और असहयोग आंदोलन के स्थगन होने और गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में निराशा का भाव, राष्ट्रीय आंदोलन में निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ कांग्रेस के नेता भी दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक नंबर में परिवर्तनवादी, एक नंबर में परिवर्तनवादी, दो नंबर में अपरिवर्तनवादी। एक नंबर में परिवर्तनवादी, दो नंबर में अपरिवर्तनवादी।
एक नंबर में परिवर्तनवादी, 2 नंबर में अपरिवर्तनवादी। अब नीचे से लिखिएगा, अब नीचे से नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वैसे कांग्रेसी नेता क्या, वैसे कांग्रेसी नेता वैसे कांग्रेसी नेता जो 1923 के जो 1923 के केंद्रीय विधानमंडल जो 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेकर सरकार में शामिल होकर सरकार में शामिल होकर सरकार की नीतियों सरकार की नीतियों के विरोध सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहता था। वही परिवर्तनवादी कहलाए, वही परिवर्तनवादी कहलाए। जैसे मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, उसी में विठल भाई पटेल, उसी में सुभाष चंद्र बोस कोमा विठल भाई पटेल इत्यादि। इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, वैसे कांग्रेसी वैसे कांग्रेसी जो चुनाव में भाग वैसे कांग्रेसी जो चुनाव में भाग नहीं वैसे कांग्रेसी जो चुनाव में भाग नहीं लेना वैसे कांग्रेसी जो चुनाव में भाग नहीं लेना नहीं लेने में विश्वास नहीं लेने में विश्वास कर रहा था नहीं लेने में विश्वास कर रहा था बल्कि वो यह चाह रहा था
बल्कि वो यह चाह रहा था कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, वही अपरिवर्तनवादी कहलाए। वही अपरिवर्तनवादी कहलाए। जैसे राजेंद्र प्रसाद, जैसे राजेंद्र प्रसाद जैसे राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जैसे राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर एम ए अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर एम ए अंसारी इत्यादि। एम डॉट ए डॉट अंसारी, एम ए अंसारी इत्यादि। चलिए नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, परिवर्तनवादी ही स्वराज्यवादी था। नेक्स्ट पॉइंट, परिवर्तनवादी ही स्वराज्यवादी था। परिवर्तनवादी ही स्वराज्यवादी था। परिवर्तनवादी ही स्वराज्यवादी था, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ है। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने किया है। इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष चितरंजन दास को बनाया गया है। चितरंजन दास को बनाया गया है तथा प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू बने हैं।
प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज पार्टी ने, नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज पार्टी ने स्वराज पार्टी ने 1923 के स्वराज पार्टी ने 1923 के केंद्रीय विधानमंडल, स्वराज पार्टी ने 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में, स्वराज पार्टी ने 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लिया। भाग लिया और 101 सीटों में से, और 101 सीटों में से और 101 सीटों में से 42 सीटों पर और 101 सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज किया। जीत 101 सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज किया। 101 सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज किया। 101 सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज किया। फुल स्टॉप। इतनी उसी में इतनी बड़ी सफलता स्वराज पार्टी को इसलिए मिला, इतनी बड़ी सफलता स्वराज पार्टी को इसलिए मिला इतनी बड़ी सफलता स्वराज पार्टी को इसलिए मिला क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव में स्वराज पार्टी को क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव में स्वराज पार्टी को मदद किया था। जिस कारण कांग्रेस में टूट होने से जिस कारण कांग्रेस टूटने से भी बच गया, जिस कारण कांग्रेस टूटने से भी बच गया, जिस कारण कांग्रेस टूटने से भी बच गया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज पार्टी के स्वराज पार्टी के बढ़ते प्रभाव स्वराज पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण ही स्वराज पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी सरकार ने 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु
जांच हेतु मूडीमैन कमिटी, यहां पे लिखा हो मूडीमैन कमिटी, मूडीमैन कमिटी यहां पे लिखा हुआ है मूडीमैन कमिटी, मूडीमैन कमिटी, मूडीमैन कमिटी का गठन किया। मूडीमैन कमिटी का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज पार्टी ने ही स्वराज पार्टी ने ही अंग्रेजों को भारत में अंग्रेजों को भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन करने का, गोलमेज सम्मेलन करने का सुझाव दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1923 में हुए स्थानीय स्तर के चुनाव में भी, नेक्स्ट पॉइंट, 1923 में हुए 1923 में हुए स्थानीय स्तर के चुनाव में हुए स्थानीय स्तर के चुनाव में भी कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली। जिस कारण पटना का मेयर राजेंद्र प्रसाद, पटना का मेयर राजेंद्र प्रसाद कोमा, पटना का मेयर राजेंद्र प्रसाद कोमा, इलाहाबाद का मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद का मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद का मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक और नहीं, कोमा 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 कोमा, अहमदाबाद का मेयर विठल भाई पटेल, अहमदाबाद का मेयर विठल भाई पटेल, और कोलकाता का मेयर चितरंजन दास बने, और कोलकाता का मेयर चितरंजन दास बने, और कोलकाता का मेयर चितरंजन दास बने। छूट गया कुछ? क्या छूटा है? फिर से बोल दे।
पटना का मेयर राजेंद्र प्रसाद, इलाहाबाद का मेयर जवाहरलाल नेहरू, अहमदाबाद का मेयर विठल भाई पटेल और कोलकाता का मेयर चितरंजन दास बने। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट 1925। नेक्स्ट पॉइंट 1925 में केंद्रीय विधानमंडल में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष विठल भाई पटेल बने। विठल भाई पटेल बने जो कि प्रथम भारतीय हुए। विठल भाई पटेल बने जो कि प्रथम भारतीय हुए। नेक्स्ट पॉइंट 1925 में चितरंजन दास का निधन हुआ। में चितरंजन दास का निधन हुआ। 1925 में चितरंजन दास का निधन हुआ, जिसने स्वराज पार्टी को एक गहरा धक्का दिया। जिसने स्वराज पार्टी को एक गहरा धक्का दिया। नेक्स्ट पॉइंट 1926 में हुए 1926 में हुए केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी की हार हुई। एक बात और जानिए, यहां पर 1923 में जो केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज पार्टी का समर्थन किया था, समझे। मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन उसने 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। इसको याद रखिएगा, नोट देकर के एक पॉइंट लिखिए। उन्नीस सौ तेईस के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली
जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। ठीक है, और एक बात और जानिए यहां पर, और उससे पहले एक बात देखिए, अगला जो चैप्टर है ना हम लोगों का, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, समझे। अगले क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, जब चोरी चोरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन में एक निराशा का भाव उत्पन्न हुआ, तो भारत में क्रांतिकारियों का उदय हुआ। और क्रांतिकारी के अंतर्गत भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, अशफाकुल्ला खां हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात, बैठिए अभी। 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद मार्च 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। 6 वर्ष की सजा उन्हें सुनाई गई थी। 1922 से 1928 तक वो जेल में रहते, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 1924 में ही जेल से रिहा कर दिया गया। और जब 1924 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास तीनों संयुक्त रूप से एक स्टेटमेंट जारी किया। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास तीनों वर्ष 1924 ईस्वी में संयुक्त रूप से एक वक्तव्य जारी किया, जिसे गांधीदास पैक्ट कहा गया। और गांधीदास पैक्ट के जो प्रमुख प्रावधान थे, गांधीदास पैक्ट के प्रमुख प्रावधान यह थे कि स्वराज का मतलब कांग्रेस ही है और कांग्रेस का मतलब स्वराज्य ही है। मतलब स्वराज पार्टी अलग नहीं है, बल्कि वह कांग्रेस ही है, और कांग्रेस अलग नहीं है, बल्कि वो स्वराज पार्टी है। यह बात कहा गया था गांधीदास पैक्ट में। तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वर्ष 1924 में जो एक वक्तव्य दिया है, उसी वक्तव्य को इतिहास में गांधीदास पैक्ट हम लोग कहते हैं, जिसके प्रमुख प्रावधान थे कि स्वराज पार्टी कोई अलग संगठन नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस का एक अंग है। समझ गए। और जो गांधीदास पैक्ट हुआ था, इसे कांग्रेस ने 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में स्वीकृति दिया था। और 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, वह है 1924 का कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, 1924 ईस्वी में, नीचे से लिखिएगा, 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक वक्तव्य जारी किया और मोतीलाल नेहरू ने एक वक्तव्य लिखना पड़ेगा, मोतीलाल नेहरू ने एक वक्तव्य जारी किया जिसे गांधीदास पैक्ट कहा जाता है। जिसे गांधीदास पैक्ट कहा जाता है। पैक्ट
रिस्पेक्ट, हे भगवान। कैसे आप लोग मैट्रिक इंटर पास कर गए हो? चोरी से, और गर्व से कर रहे हैं चोरी से। वाह रे बहादुर, एकदम ईमानदार हैं आप लोग ना, कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार भी जेल में बंद हो गया। बिहार में भी एगो लोग कट्टर ईमानदार बनने जा रहा है, पता नहीं उसका क्या राजनीतिक भविष्य होगा, जो भी बनने जा रहा है। राजनीति जानते हैं, राजनीति मतलब हम समझते हैं एक षड्यंत्र। जो षड्यंत्रकारी है वही राजनीति कर सकता है, और जो षड्यंत्रकारी नहीं है वो राजनीति नहीं कर सकता है। तो राजनीति करने के लिए षड्यंत्रकारी होना जरूरी है। और गांधी जी बहुत बड़े षड्यंत्रकारी थे, बहुत बड़े। इसी वजह से गांधी जी राजनीतिज्ञ थे। लेकिन गांधी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो सत्य पे चलते थे, और जो है भारत के लोगों को अधिकार दिलवाने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। कुछ षड्यंत्र अच्छे भी होते हैं, समझे? तो नीचे से लिखिएगा, उसी में गांधीदास पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट, उसी में इस पैक्ट इस पैक्ट में यह कहा गया था कि स्वराज्य पार्टी इस पैक्ट में कहा गया था कि स्वराज्य पार्टी अलग नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस का ही एक अंग है। इस पैक्ट की बातों को स्वीकृति, इस पैक्ट की बातों को स्वीकृति इस पैक्ट की बातों को स्वीकृति 1924 के कांग्रेस के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन के जरिए कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन के जरिए दी गई थी। चलिए अब आगे, अगला चैप्टर है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। थोड़ा सा हेडिंग मारिए ना, पढ़ाएंगे कल ले थोड़ा सा, लेकिन समझिए ना। क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत मस्त चैप्टर है। इसी चैप्टर में आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस सबके विषय में पढ़ना है। शानदार जबरदस्त चैप्टर है ये। समझे? हेडिंग मार लिए। अब आज जितना समझाए हैं उतना लिखाए हैं। उसको क्या करना है पता है?
पढ़ना है, पढ़िए जल्दी। जितना समझा है लिखा है पढ़िए, तो जल्दी पढ़िए। दीजिए, पढ़ लिए हो? चलिए आइए। असहयोग आंदोलन के स्थगन होने और गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। साथ ही साथ कांग्रेस की नेता भी दो वर्गों में विभाजित हो गया। कौन कौन? परिवर्तनवादी और वैसे कांग्रेसी नेता जो 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेकर सरकार में शामिल होकर सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहता था, वो क्या कहला? क्या कहला है? परिवर्तनवादी नेताओं में किनका किनका नाम आता है? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल। परिवर्तनवादी में किन किन नेता का नाम आता है? आगे, वैसे कांग्रेसी जो चुनाव में भाग नहीं लेने में विश्वास कर रहा था, बल्कि वो यह चाह रहा था कि जैसे चल रहा वैसे ही चलने दिया जाए, वो क्या कहला है? अपरिवर्तनवादी में कौन कौन नेता थे? राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और एम.ए. अंसारी। चलिए आगे बताइएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ है? 1900। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ है? इसकी स्थापना किसने किया है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया है? मोतीलाल नेहरू। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया है? इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन। स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महासचिव मोतीलाल। स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव मोतीलाल। स्वराज पार्टी ने 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लिया। 101 सीट में से कितना सीट जीता?
स्वराज पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु कौन कमेटी का गठन किया? मूडीमैन कौन कमेटी का गठन किया? कौन कमेटी का गठन किया? मूडीमैन कमेटी। बताइए कितना, क्या कहा जाए इसको, क्या कहा जाए इसको? मतलब हम याद कर रहे हैं, मोबाइल लेकर के इससे फोटो देख रहा है, पता नहीं, हमको लग रहा था अपना मुंह देख रहा था, सेल्फी मोड में मोबाइल को लेकर। क्या होगा? काले हैं तो क्या हुआ? काले हैं तो गोरे हो जाएंगे हैं? वाह महाराज। और हम याद करवा रहे हैं, कुछ लोग मुंह में लड्डू लेके बैठल है। बोलने से याद होता है, क्या होता है? और याद करना चाहिए बोल करके, ठीक है। पहले समझा दिए, फिर लिखा दिए, अब याद करवा रहे, याद कीजिए। स्वराज पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु कौन कमेटी गठित? कौन कमेटी? स्वराज पार्टी ने ही अंग्रेजों को भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु कौन सा सम्मेलन करने का, कौन सा सम्मेलन? 1923 में हुए स्थानीय स्तर के चुनाव में भी कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली, जिस कारण पटना का मेयर कौन बना? पटना का मेयर, इलाहाबाद का मेयर, इलाहाबाद का मेयर, अहमदाबाद का मेयर, अहमदाबाद का मेयर, कोलकाता का मेयर, कोलकाता का मेयर। 1925 में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष कौन बने? 1925 में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष कौन बने? विठल भाई चित्तरंजन दास का निधन कब हुआ है? और जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन। बिहार एसआई का, बीपीएससी का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। 1923 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज पार्टी का समर्थन किया या विरोध? क्या किया? क्या किया? गांधीदास पैक्ट कब आया है? 1900। गांधीदास पैक्ट कब आया है? गांधीदास पैक्ट को स्वीकृति कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में दी? बेलगांव अधिवेशन 1924। गांधीदास पैक्ट को स्वीकृति किस अधिवेशन में दिया गया है? बेलगांव अधिवेशन 1900। क्लियर है? तो अगले क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। जो नए विद्यार्थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर चल रहा है, खत्म हो जाएगा। चौथा चैप्टर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जहां से पढ़ना शुरू किए हैं वहीं पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना। मिलते हैं इससे आगे अगले क्लास में। सबसे पहले दीदी जी लोग निकल जाइए। दीदी जी लोग निकलिए। आप लोग आए थे भोज में? हो आए थे? खाए थे? जो आए होंगे वो तो खाए होंगे, आए थे ना? चलिए ठीक है। दूधू गो क्या, कोई बात नहीं है। नहीं मिला क्या? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, क्या होगा। अब एक प्लेट से नहीं भरा होगा, दो खा लिया, क्या दिक्कत? खाने का सामान था, खा लिया। आए थे ना आप लोग? हो आए थे ना? चलिए ठीक। है बुक से? अच्छा ठीक है।